बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बयान पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आज कहा गया कि आइंदा चंद हफ्तों में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना हुए तो आइन को ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, दो अहम गिरफ्तारियां शेख रशीद साहब और इमरान रियाज साहब की, हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं? देखें, इसमें दो तीन बातें अहम है। एक तो ये है कि ये मामला बद से बदतर किसी जगह ठहरने से पहले ये मजीद बिगड़ेगा और फिर ये जाके किसी जगह पर रुकेगा। इसने कहीं तो रुकना है। इस हिजान ने जो हर तरफ एक परेशानी है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर वो ऐसे पर्चों पे हो रही हैं जिनका कोई सर पैर भी नहीं समझ में आता। तो यानी ये कोई मेगा करप्शन केसेस या कोई ऐसे केसेस या इवन करप्शन केसेस भी नहीं है। ये मतलब ऐसे ही बस गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर उसका बेल हो जाती है, फिर गिरफ्तारी होती है, फिर तो एक अफरा तफरी इस तरफ है। लेकिन इसमें जो एक दो तीन बातें जो बड़ी अहम है, जो कल भी काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं इस बात को, और अब ये बात यकीनन आ गई है सामने खुल के। एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और वो अंदाज़ा जो है वो कुछ हद तक दुरुस्त भी है, और वो ये है कि माशी बहरान, सबसे पहले तो माशी बहरान को नहीं, माशी बहरान बढ़ रहा है, बढ़ गया है। अच्छा, वो इस तरह से बढ़ गया है कि IMF के साथ जो बात आज भी हुई है उसमें से भी कोई अच्छी चीज सामने नहीं आई। सही। आज भी जो तीसरे रोज भी मुज़ाकरात जो हुए हैं, तो उसमें सबसे जो यानी परेशान कुन चीज है, ये जिस पे आप आदमी कहे कि यार ये क्या हुआ और अब क्या हो, कैसे होगा, IMF के साथ बात आगे कैसे चलेगी, वो ये कि जो हुकूमत की तरफ से एक प्लान बनाया गया था, या एक तमाम का तमाम एक आइडिया था कि जी ये 952 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है, ये खसारा है। मतलब इस खसारे को किस तरह से मतलब अवाम के ऊपर से हम हटा के किस तरह से आगे एक प्लान बना के उन्होंने IMF को रखा था, IMF ने उसको रद्द कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी कंडीशन थी कि जिसके नतीजे में ये था कि अब वो जो 200 अरब का खर्चा डलना था पब्लिक पे टैक्सेस की सूरत में, वो अब 600 तक जाता है, 800 तक जाता है, ये हम नहीं जानते। यानी IMF की तरफ से जो है वो बड़ी सख्त शराइत आ रही हैं, और ये जो ख़ास तौर पे जो शर्त आई है कि जिसको ट्रिब्यून ने भी मैक्सिमम जो 7 स्लाइड है एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर देते हैं, अनइम्प्रेस्ड बाय प्लान टू कंटेन 952 बिलियन सेकुलर डेट। वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको बिल्कुल आप साइड पे कर देना, हम इसको मानते ही नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इल्म नहीं है कि ये पब्लिक पे कितने टैक्सेस, पहले तो ये था कि शायद 7-8 रुपए से काम चल जाए फी यूनिट बिजली, अब शायद उससे भी ज़्यादा चली जाए, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, 12, 13, मतलब वो एक जगह पे रुक गई ये चीज़, आगे बढ़ी नहीं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो जो शर्त उनकी तरफ से है कि जी इसका एक हमें आप कोई पॉलिटिकल, मतलब इमरान खान क्या इसको मानते हैं नहीं मानते, इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, बस सियासत आपकी किस तरफ जा रही है, हुकूमत किस तरफ जा रही है, आप और इसमें इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हमेशा होता है। ज़ाहिर है IMF से अगर आप बात कर रहे हैं तो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें फिर अमेरिका से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, किस ब्लॉक में हैं, क्या करना है आपने, तो वो सारा। लेकिन ये वाहिद इस वक्त मेरे ख्याल से ऐसा मामला चल रहा है जिसमें चाइना भी आपसे ये कह रहा है कि आप वो इस्लाहत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब और सऊदी अरब भी कह रहा है, और यहां पर जो अब इशू है वो देखें, बात ये सारी कि अब ये आने वाले दिनों के अंदर माशी बहरान चूंकि बढ़ेगा। आज मजीद 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल, हाँ उनकी अद्वियात यहाँ नहीं खुल रही तो वो बंद कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में वो सारा क्राइसिस अपने 271 रुपए 271 रुपीज का इंटर बैंक रेट हो गया है।
इंटर बैंक, वो इंटर बैंक जो 223 पे आगे पीछे चल रहा था, वो इंटर बैंक अब 271 पे, नहीं सबसे कम जो तारीख में। तो अब आप सोचें कि ओपन मार्केट में कहां पे होगा अगर आप डॉलर लेने जाएं, अगर इंटर बैंक ही 271 हो गया तो बात यह है कि वो अब मईशत सारी अपनी जगह पे, ये यानी वो एक जहां पर हम 3 या 4 रोज पहले हमने बात खत्म की थी, उससे मजीद खराबी मजीद बढ़ गई है जी। और ऑफिशियली स्टेट बैंक ने आज डिले से ही, मुझे नहीं पता उनकी वेबसाइट पर ही आ गया है या नहीं, लेकिन उन्होंने इसको 3.1 अरब के हमारे पास ज़खायर हैं। यही वो फिगर है जो गालिबन कोट हो रही थी कि 3.1, लेकिन ये 3.1 की जो फिगर है ये भी पहले की है। अगर उनकी वेबसाइट पे आ गई है तो हम दिखा देंगे, लेकिन ऑफिशियली वो स्टेट बैंक ने कह दिया कि 3.1 है। तो 3.1 बिलियन चंद रोज पहले की फिगर है, तो फिर ये 3.3 बिलियन से भी नीचे हमारे ज़खायर चले गए होंगे या कहां पे हैं हम ये नहीं जानते। ऑफिशियली उन्होंने कह दिया कि 3.1। अच्छा, तो ये माशी बहरान बढ़ रहा है क्योंकि इस मजीद माशी बहरान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम भी बढ़ रहा है। मौजूद है, बिल्कुल है। अच्छा, सियासी अदम इस्तेकाम यानी सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश हो रही थी कि उसके नतीजे में माशी इस्तेकाम आए, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो इस तरह से खत्म नहीं होगा सियासी अदम इस्तेकाम कि जिस तरह से हुकूमत, आज बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे हुकूमत के वज़रा से बात हुई, पब्लिक में वो बात, उनके बयानात कुछ और हैं, लेकिन वो प्राइवेटली वो भी परेशान हैं और उनकी परेशानी की कई वजूहात हैं। मतलब है कि जाहिर है कि पहली बात तो ये है कि क्या मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। उनमें से अक्सरियत ये कह रही है कि इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे हम। अच्छा, कुछ इसको खुशी से कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि जाना चाहिए हमें लेकिन हम जा नहीं सकते, और कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं इसको आगे, लेकिन इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। इसके ऊपर तकरीबन तमाम जो हुकूमत या उनके इत्तेहादी हैं वो मुत्तफिक हैं इस बात पे कि हम इलेक्शंस को हम डिले करें किसी तरह। अच्छा, इसके यहां पर जो है वो ये प्राइवेटली वो बात करें कि इलेक्शंस को हम किसी तरह से डिले करें, लेकिन देखें ये जो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी है ना, मतलब सियासी गिरफ्तारी कहा जाए या जो भी कहा जाए, जैसे भी हो रही है इस पर, लेकिन इससे फायदा नहीं हो रहा, इससे नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। और ये बात जब कुछ हुकूमत की वज़रा से बात हुई तो वो इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ जब हुआ था तो तब क्या हो रहा था, तब देखें शेख रशीद साहब क्या कहते थे। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि क्या ऐसे कोई फायदा होगा कि आप पब्लिक के अंदर, तो एक कुछ का फायदा होगा, कुछ ये कि वो अपने एक होता है ना वो कि हमारे साथ भी हुआ था तो कह के लगाओ। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि मतलब एक बात ये ध्यान में रखें कि एक तो शेख रशीद साहब को 2 दफा कोविड हुआ है जी, और एक दफा जब इनसे सेकंड कोविड हुआ था तो उस वक्त अच्छी खासी ठीक ठाक हालत खराब इनकी हुई थी, बीमार बहुत ज्यादा हो गए थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स और ये वो काफी, तो वो उससे से बिगड़ने की इनका इम्यून सिस्टम। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें इस तमाम हल्लड़ गुल्लड़ में, इस तमाम वाकयात में जो कुछ हो रहे हैं, इसमें एक कहीं वो एक्सट्रीम आपको जो है ना पोलराइजेशन कहा जाए या इंतहा पसंदी कहा जाए सियासी या जो भी कहा जाए कि बस इसको मतलब मद्दे मुकाबल को मारने से कम छोड़ना ही नहीं है, वो दोनों तरफ वो हर तरफ पैदा हो गई है माशरे में, ठीक है। और उससे कैसे वापस लाया जाए खींच के, देखिए अदालतें भी एक हद तक जा सकती हैं, अदालतों तक भी आप सियासी फैसले, मतलब मिसाल के तौर पे एक फैसला इमरान खान की फेवर में हो गया तो उधर से आता है कि जी ये इस तरह से हो रहा है, अगर वो इमरान खान के अगेंस्ट किया तो कहा कि जी देखें जी ऐसे हो गया, तो अदालतें भी एक हद तक सियासी, लेकिन चूंकि सियासी जमातों ने सारे मामला ही अदालतों पर छोड़ दिए अपने, तो वो अदालतें भी एक हद तक ही जाएंगी आगे, उसके बाद वो देखेंगी कि यार ये तो सियासतदान आपस में नहीं कर रहे। तो एक तरह से जिसको वो कहते थे एक ज़माने में, नवाज शरीफ साहब का ये जुमला था कि जुडिशल कू, तो ये जुडिशल कू इन्होंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। अगर आप देखें तो मुल्क में जुडिशल कू हो चुका है, जुडिशल कू है ना इस वक्त, क्योंकि अगर सियासतदान अपने फैसले अदालतों से करवा रहे हैं, हमने क्या उसके साथ बैठना है या नहीं बैठना, ये फैसला भी अदालत करेगी कि आप बैठें,
ये फैसला भी अदालत कर रही है कि नहीं आप इतने दिन में जवाब दें, तो एक तरह से जुडिशियल कू, सॉफ्ट कू तो है ना कि सियासतदान आपस में, ठीक है पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या पार्लियामेंट में कोई फैसला हो रहा है, नहीं हो रहा, अब या एहतजाज हो रहे हैं या अदालतें फैसला कर रही हैं, तो एक तरह से जुडिशियल कू यही होता था ना कि अदालतें क्यों फैसला कर रही हैं जी, पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए, सियासतदानों को नहीं, तो सियासतदान अपने सारे झगड़े उठा के अदालतों की तरफ ले गए। अच्छा, अदालतों की तरफ भी ले गए या इलेक्शन कमीशन की तरफ ले गए जो कि आईनी इदारे हैं, तो वो भी एक हद तक जाहिर है कि मतलब यहां पे जाएंगे और उस हद के बाद वो रुकेंगे और उनको पॉलिटिसाइज होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि देखें ये आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी भी पॉलिटिसाइज हो गई है ना, ये उसका बंदा, ये उसका बंदा, ये उसके करीब था, ये उसके करीब था, ये 18वें ग्रेड का, 21वें ग्रेड का, ये उसके साथ था, ये उसके साथ भी। आप देखें जब ये नाम गए थे तो क्या हुआ, उसके साथ सेक्रेटरी रहा, ये उसके साथ ये रहा, ऐसे रहा, जो बड़ी बदकिस्मती। ये इवन उस वक्त भी हुआ जबकि आर्मी चीफ का था कोरोना, तो ये उनके साथ थे, ये उनके साथ थे, उनके, जो बड़ी बदकिस्मती है इस हद तक अगर माशरे में पोलराइजेशन हो जाए। अब इसको कैसे, इसका हल क्या है? इसका हल क्या ये है कि मजीद गिरफ्तारियां की जाएं, मजीद नाहलियां की जाएं या मजीद छापे मारे जाएं? ये तो इसका कोई हल नहीं है। और ख़ासतौर पे सियासतदान या जमहूरी क़ुव्वतों को तो बिल्कुल सूट नहीं करता कि जी चूंकि उन्होंने किया था तो हम भी करेंगे। तो उन्होंने किया था तो आप तो उनको गलत कह के ही आप इक़्तिदार में आए ना कि वो गैर जमहूरी हैं तो आप जमहूरी हैं। तो मसला ये है कि ये भी एक हाइब्रिड है, वो भी अगर वो हाइब्रिड थी तो ये भी हाइब्रिड है। पाकिस्तान में हाइब्रिड ही होती हैं, पाकिस्तान में मतलब और उससे हटके क्या कौन सी गवर्नमेंट्स हैं। तो बात यह है कि इवन मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी हाइब्रिड थी ना, उसमें भी तो एक मुस्लिम लीग क्यों बनी हुई थी और पार्लियामेंट बनी हुई थी, तो हाइब्रिड ही थी। तो बात ये सारी कि ये तो इसमें अब जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात विशलिस्ट है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। साहब ये बात कर चुके हैं। नहीं, अब देखिए ना, बात मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या इसके नतीजे में मसला क्या हल होगा मुल्क का। तो इमरान खान को आप गिरफ्तार कर दें, आप इमरान खान को माइनस कर दें, आप इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दे दें, आप इमरान खान को, इससे मुल्क का मसला कौन सा हल होगा? क्या इससे कोई मसला हल होगा? क्या मईशत ठीक हो जाएगी? क्या फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी? क्या इसके नतीजे में दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी? क्या क्या होगा? और क्या अवामी सपोर्ट, क्या अवाम तो इलेक्शन, देखिए इलेक्शन ही होता है ना, तो इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा अभी तक, इलेक्शन के कोई का इंडिकेटर नहीं है हुकूमत की जानिब से। मुआशी बुनियादों पे डॉक्टर साहब या सियासी? नहीं, हुकूमत देखिए गवर्नमेंट के जो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है उनका है कि इसको एक्सटेंड करें, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करें। सही, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर इख्तलाफ भी पैदा हो रहे हैं। बहुत से लोग जो अलग होंगे मुस्लिम लीग नून से आने वाले दिनों में, और पीपल्स पार्टी के भी कुछ सीनियर लोग रहनुमा जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला किसी और तरफ निकल जाए। अब ये नहीं किसी और तरफ, अब किसी और तरफ से मुराद ये कि देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है नहीं, वो तो हम डिस्कस कर चुके। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ऑलरेडी लगी हुई है ना, एलसीज नहीं खुल रही, आईएमएफ के साथ डेडलॉक है, वो कैसे वो आगे तो बढ़ना है ना आईएमएफ के साथ, मगर अब उनकी शराइत बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा उन्होंने रद्द किया है, पूरा प्लान था पाकिस्तान का, ये जो इसाक डार की सबकी तरफ से दिया गया था, और इसमें बड़ी मेहनत की गई थी कि इस तरह से ये आईएमएफ के सामने रखा जाएगा, लेकिन आईएमएफ से इंप्रेस नहीं है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई के तूफान, अब एकदम से टक करके खबर आएगी कि ये टैक्स में इजाफा हो गया, ये कीमतें और बढ़ा दी गई, ये पेट्रोल की कीमतें यहाँ बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो मसाइल अपनी जगह ऐड हो गया इसमें साथ सिक्योरिटी क्राइसिस। अच्छा, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से वो सिक्योरिटी क्राइसिस हल होता है? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी के मामला हल होते हैं? क्या आपका इंटरनल टर्मोइल खत्म होता है? ये हमारा जो आइन है 1973 का आइन, ये अमली तौर पे कहीं नजर आ रहा है इस मुल्क में? अमली तौर पे तो है ही नहीं। हम एक बात कर रहे हैं ना कि एक आइन है, लेकिन उस आइन के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम है, वो पार्लिमानी निज़ाम ही गायब है, वो 2 असेंबलियां गायब हैं। मतलब है कि मतलब आगे कर दिया जाए, पीछे कर दिया जाए, दाएं कर, मतलब कोई किसी आइन के तहत तो मुल्क चल नहीं रहा ना। अगर आप उसको देखा जाए तो कोई आइन तो है नहीं, तो ऐसे ही चल रहा है, बस एक हुकूमत है, अरेंजमेंट है, इत्तेहादी हैं। मैंने जब ये बात की कि जी अब 3 वज़ीर-ए-आज़म, हम अगर अगले इलेक्शन ईयर में जाते हैं तो हमें 3 वज़ीर-ए-आज़म नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो यकीनन नहीं हैं, शायद हों मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, लेकिन बज़ाहिर वो तो नहीं है। मरीम नवाज साहब हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो अपनी कंपेन भी उन्होंने शुरू कर दी है। मरीम नवाज साहबा, इमरान खान साहब, और जो है वो इमरान खान साहब अगर नाहल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद
तो मतलब एक अजीब सी सूरत बनेगी, इस्तेकाम तो नहीं आएगा। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिया तो पीपल्स पार्टी के 2-3 रहनुमाओं की कॉल आई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको किसने कहा कि बिलावल उम्मीदवार होंगे? वजीर आजम के लिए। हाँ, मैंने कहा जी मेरा तो ख्याल है कि बिलावल ही होंगे। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब नहीं होंगे? वो क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा क्या? अच्छा, जरदारी साहब हाँ हाँ, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है ना। जरदारी साहब ने कब ऐलान किया है कि बिलावल कैंडिडेट होंगे? जरदारी साहब सारी सियासत तो जरदारी साहब कर रहे हैं, सारी जरदारी साहब कर रहे हैं, और जरदारी साहब एक्टिव हैं, फाल हैं। ये मुत्तहिदा हाँ हुकूमत का हाँ, फॉर्मूला भी उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम बैठे हैं आके वजारत इसमें पेट्रोलियम के अंदर, डॉक्टर आसिम हुसैन को बिठाया है, और तभी तो वो शाहिद खान अब्बासी जो नाराज हुए हैं वो डॉक्टर आसिम की वजह से हुए हैं। एक वजूहात, कई वजूहात जो उनकी हैं नाराजगी की शाहिद खान अब्बासी की, उसमें ये भी वजह है कि जरदारी साहब ने जाके शहबाज शरीफ से कहा, शहबाज शरीफ तो जरदारी साहब के वजीर है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम को बिठाई, तो पेट्रोलियम पहले चलाता रहा है तो उन्होंने बिठा दिया। तो कई मीटिंग्स में वो बैठ गए तो उन्होंने कहा एक मिनट, ये डॉक्टर आसिम कौन? उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम ऐलान मत करना, मगर पेट्रोलियम को भी देखेंगे, सिंध को भी देखेंगे, सारे मामला तो डिफेक्टो हैं यानी कि। हाँ, मतलब वो काफी उनके पास पावर, डॉक्टर आसिम के पास काफी पावर्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो वो अब ये हुआ कि उसके नतीजे में वो उधर से वो शाहिद खान अब्बासी निकल गए। अच्छा, और उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब के निकलने की और भी वजूहत हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, शायद ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश हो रही थी उस वक्त भी वो कहते हैं कि मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और जो भी वजूहत जो इनके अपने लोग ही कह रहे हैं, तो वो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इसमें इशू ये है, तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो अफसोसनाक सानिया पेश आया, जो ये पिशावर वाला, अब आज आईजी साहब आए, और आईजी साहब जो हैं वो जाहिर है कि वहां पर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हमने इतने 2001 से कवर किए हुए कितने हमले और ये कितनी दहशतगर्दी कवर की है उन इलाकों में, और बहुत ज़्यादा, बहुत खून बहा है वहाँ पे। तो वो जो अजी साहब उसमें जज्बाती भी हुए, और उन्होंने जज्बाती हुए और उन्होंने कहा कि मुझे काम करने दें और मैं इनको ढूंढूंगा, बिल्कुल करूंगा, सब कुछ करेंगे, और लेकिन ये कि वरगलाया ना जाए। अच्छा, वो गॉसिप्स मुख्तलिफ चल रही हैं कि ड्रोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इसके ऊपर भी उनको जाहिर है नहीं, वो तो देखें, वो तो इसमें 2-3 सवाल उठ रहे हैं ना। पहला 2-4 सवाल हैं इसमें, कोई लंबी। पहली बात तो ये है कि मास्टरमाइंड पीछे कौन, भाई वही बात पहले दिन वाली। दूसरी ये है कि आज ये फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है अब इसमें कि क्या, क्योंकि ये जो बंदा नजर आ रहा है जिसकी उन्होंने बात की, जिसका उन्होंने कहा सर भी मैच कर गया उसके साथ, ये बिल्कुल ये ऐसे ही, देखिए पुलिस एहलकार जो है ना, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं KP के अपने, ये समझते हैं इन चीज़ों को, ये इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बड़े मतलब है कि इनको अंदाज़ा है कि क्या, हाँ इशू क्या है उसमें हम बात कर लेते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो बददिली फैली हुई है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें ना कि वो बंदा जो नज़र आ रहा है, यकीनन ये इसका सर मैच हो गया जो आईजी साहब ने कहा है, ठीक है। लेकिन इशू यहाँ पर ये आ रहा है सारा कि वो इस पे अब तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वो बंदा जो है उसने पहले से वहाँ पर रखा हुआ था मवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये तो कोई 15-20-30 किलो, पता नहीं कितने किलो एक्सप्लोजिव, वो पूरी मस्जिद शहीद हुई है। तो ये बंदा जो है इसने तो कोई खुदकुश, मुझे नहीं लग रहा कि इसने कोई, ये तो अपनी मोटरसाइकिल भी इतनी संभाली हुई है, तो इतना एक्सप्लोजिव तो इसने नहीं कैरी किया हुआ। तो क्या वो पहले सर, लेकिन ये तय है कि अंदर इसके कोई ना कोई हैंडलर्स हैं, और ये यूनिफॉर्म भी ऐसे बनाया, इसको ये गुजर के आ गया, फिर मेटल डिटेक्टर से निकला है, तो ये उसके साथ जैकेट के साथ तो वहां से निकल के नहीं आया होगा ना। तो ये घूम फिर रहा है आराम से, और ये इसके बाद जो है ये कहीं बैठा होगा, सेटल हुआ होगा अंदर ही कोई कमरा शमरा लेके सारा, और उसके बाद ये तरीके से हुआ काम सारा। और कल वहाँ पे FX कमेटी का इजलास हो रहा है पेशावर में, और देखना ये है कि अब इसको, अच्छा वो खुरासानी ग्रुप जो है, ये बहुत सारे लोग वहाँ से, असल बात ये है कि वो लोग वहाँ से जो आए ना अफगानिस्तान से, उस वक्त तो बिल्कुल ये बहस करना ही बंद था कि जी वहाँ पर से लोगों को आने कैसे दिया गया। असल इशू ये है ना कि वहाँ से लोग आए कैसे। तो अब मैंने कुछ आज लोगों से बात की, जिम्मेदारान से, मैंने कहा जी उस वक्त ये हो रहा था सारा, तो हम तो जाहिर है कि हमें तो एक्सेस भी नहीं थी, ना कोई ब्रीफिंग थी। यहाँ पे ब्रीफिंग्स जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग्स हो रही थी, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, आर्मी चीफ और DGI, ये सही ब्रीफिंग्स दे रहे थे। तो बाकी जो इस वक्त हुकूमत में लोग मौजूद हैं, यानी PDM के लोग हैं, वो तो मौजूद होते थे। देखें, एक बड़ी अजीब बात है, और वो बात ये है
कि उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इमरान खान नहीं जाते थे, लेकिन बाकी वज़रा तो जाते थे। बाकी लोग सारे, शाह महमूद कुरैशी भी होते थे, बाकी लोग भी होते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी होते, शहबाज शरीफ सब होते थे। तो इशू ये है सारा कि उनमें से क्या किसी ने एहतजाज किया कि जी ये जो कुछ हो रहा है, भी जनरल फैज ब्रीफिंग देते थे और जनरल बाजवा ब्रीफिंग देते थे, किसी ने एहतजाज किया? पता चला किसी ने नहीं किया, क्योंकि इसी दौरान ये बात चल रही थी कि गवर्नमेंट चेंज करनी है, क्या होना है, हम आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो मामला कहीं और डिस्कस होते थे। सिक्योरिटी का मामला सारा छोड़ा हुआ था कि जी भाई ठीक है, वो कम डिस्कस होता था, पॉलिटिकल ज्यादा डिस्कशन शुरू हो जाते थे। अब उसमें उन्होंने सारा का सारा, अब वहां पर ये सवाल सारा खड़ा होता है कि असल के वो लोग आए कैसे? भाई क्या उनको बहुत सारे लोग आके सेटल हो गए? अच्छा, कितने लोग आए, उनकी नंबर्स, उनके उनकी नाम वाम, ये वो सारा वहां से सेटल हुए। और दूसरी बात यह है कि इनके इनकी इनफाइटिंग, इनके जो ग्रुप्स का टूटना है, ये हर शख्स जो थोड़ा सा भी, जिसने 15-20 सालों में, यानी ना भी डिटेल में पढ़ा हो, सिर्फ देखा हो, उससे ग्रुप टूट जाते हैं। एक ग्रुप बना, वो ग्रुप दो में टूट गया, दो में आपस में उसने मार दिया, उसको मार दिया, तीसरा मार दिया। तो ये अब वो खुरासानी ग्रुप का भी एक सामने गया कि जी हमारा ग्रुप भी नहीं है इसमें, तो फिर कौन है? अच्छा। यानी पहले एक क्लेम हुआ कि खालिद खुरासानी, जो नूर मोहम्मद जिसका नाम था, उसको पिछले साल मारा गया था अफगानिस्तान में, तो उसका बदला लेने के लिए, लेकिन फिर एक और बंदा खुरासानी, उसने कहा हमारा ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि अब वो एक हो रहा है कि पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपेक्स कमेटी का इजलास है, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, नेवल चीफ भी हैं, चेयरमैन ज्वाइंट भी। ये इजलास बहुत अहम है, क्योंकि इससे एक तो केपी के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा समेत, ये जाहिर है कि एक सूबे तक नहीं महदूद रहेगा ना, ये पूरे मुल्क के अंदर ये डिसाइड होना है कि ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी है, अभी जिसने जन्म लिया, और अभी नहीं लिया, पिछले साल पूरे साल का अगर आप फिगर्स देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों ने बड़ी शहादत दी। पिछले साल भी बहुत शहादत दी, लेकिन वो चूंकि 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके, इस और में सीडीडी के दफ्तर पे जो बन्नू में हुआ है चंद रोज पहले, तो बात सारी ये है कि वहां जो कल डिस्कशन होगा उसमें यकीनन पूरा मुल्क डिस्कस होगा, क्योंकि आप आइसोलेशन में तो कर नहीं सकते ना कि वो बंदा चलते चलते भाई इस्लामाबाद पहुंच जाता, पंजाब पहुंच जाता, कराची पहुंच जाता आगे। तो ये वाकया कैसे हुआ है? और वही बात कि जो आईजी साहब हैं, मैं आईजी साहब को आज देख के थोड़ा सा वो भी हुआ, क्योंकि इस तरह पहले हुआ नहीं कभी भी कि वो इतना, एक पुलिस अपनी शहादतें भी दे रही हैं और साथ ही उनको ये भी, उनको एहतजाज भी और प्रोवोक भी, और ये भी। असल बात यह है कि इसका आगे हल क्या है, सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन क्या है, जिम्मेदारान कौन है? एक तो वो होंगे ना हैंडलर्स, और एक होगा वो आदमी का सर और मिला है, वो तो उससे कोई क्लू मिलेगा ना आगे, और क्लू मिल गया होगा, यकीनन यकीनन मिल गया होगा क्लू। जो कोर कमांडर हैं वहां के, वो भी आईएसआई में रहे हैं इससे पहले, जो पेशावर के कोर कमांडर। बिल्कुल डॉक्टर, तो वो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इस पर भी और खित्ते की मामलात पर भी। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पेशावर वाक़े पर बात कर रहे थे आप, क्या इसकी तहकीकात के हतमी नताइज अवाम तक पहुँच सकेंगे? दूसरी बात यह कि इसके बाद जो दहशतगर्दी की एक लहर खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह के हमें खतरात लाहक होते हैं, तो क्या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और सेटअप इससे निपटने के लिए तैयार है? देखें, ये जो आजकल की जंगें हैं ना, आजकल की जंगें नहीं, शुरू से आप जंगों की तारीख उठा के देखें ना, पुरानी तारीख उठा के देखें, तो जंगों का एक होता है जो उसका माशी पहलू है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, एक उसका जो है ये जो काइनेटिक आपको नज़र आते हैं, टैंक्स नज़र आ रहे हैं, जहाज नज़र आ रहे हैं, आबदोज़ें नज़र आ रही हैं, मिसाइल, एक आपको नज़र आता है इसमें जो ये सिक्योरिटी इंटरनल, एक और। अच्छा, ये सारे क्राइसिस तो रहे हैं पिछले चंद सालों में ना, माशी तौर पे भी ऊपर नीचे पाकिस्तान जाता रहा है चंद सालों में, पिछले चंद दिहाइयों में। आप ये देखें कि वो बम धमाके भी होते रहे हैं, ठीक है, शहादतें भी होती हैं, सब कुछ होता रहा है। लेकिन एक जो पहलू है इस वक्त, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शायद 71 के बाद, शायद उससे उतना या उससे शायद उसी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये है कि आपके नफ्सियाती तौर पे आपके जो लोग हैं वो मायूस हैं, बहुत ज़्यादा मायूस, कुछ क्या बनेगा मुल्क का, छोड़ दें मुल्क को, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा जाए। और ये एक बड़ी कामयाबी होती है जंगों में कि आप किसी भी मुल्क के लोगों को मायूस कर दें उस मुल्क से।
मतलब कुछ नहीं होगा, पुलिस क्या करेगी, वलाना अदारा क्या करेगा, कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, कहां जाएंगे हम, क्या होगा। तो ये एक बैटल ऑफ नर्व्स भी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ठीक है। और उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ऐसा, आप अगर यहां से जाएं, इस वक्त आप बाजारों में चले जाएं, आप मार्केट्स में जाएं, आप होटलों में जाएं, आप बेकरीज पे जाएं, आप पार्कों में जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, आप सिनेमा हाउस भी चले जाएं, आपको 5 स्टार कहीं ये जो ढाबे के होटल हैं, या आपको बहुत पब्लिक दुनिया बाहर निकली नजर आएगी आपको। तो इसका मतलब एक्टिविटीज तो है ना भाई, लोग तो निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब कुछ काम हो रहा है। लेकिन एक तरह से आपको ये भी लगेगा कि वो नफसियाती तौर पे कि कुछ नहीं बनेगा, अब कहीं बात हो रही है तो कारोबार तबाह हो गया, खत्म हो गया, लेकिन साथ साथ वो एक्टिविटीज भी जारी हैं जी। और ये इसलिए जारी हैं क्योंकि आपके वो अभी तक वो सारा जो है वो टैक्स नहीं नाफिज हुआ। मतलब मैं इसको देखें, मैं कोई मैं अब बड़ी अजीब सी बात कहने लगूं, हम चल ग्रे इकोनॉमी पे रहे हैं या ब्लैक इकोनॉमी। अब ब्लैक इकोनॉमी खत्म कर दें ना पाकिस्तान से, लोग मर जाएंगे। और ब्लैक इकोनॉमी ये है कि मैं किसी होटल पे रोटी लेने के लिए गया और मैंने उससे कहा कि यार मुझे 2 रोटियां दे दो, और अगर मैंने उसको पैसे कैश दे दिए तो वो रोटी किसी और रेट में मिलेगी, और अगर उसने मुझसे कहा कि आपको बिल चाहिए और जिस पे टैक्स लागू होगा तो वो जो रोटी है वो मैं नहीं खरीद सकता। तो पूरा जो मुल्क है जिसमें आपके मजदूर तबका है, मिडिल क्लास है, आप देखिए ना बाजारों में जाते हैं और कहते हैं कि ये हमें इतवार बाजार है या बाकी जगहों से आप जूते ले लेते हैं, आप कपड़े ले लेते हैं, कोई बाहर की ब्रांड्स पाकिस्तान की लोकल बनी हुई, तो उनकी अक्सर आप रसीद, अक्सर क्या हमेशा रसीद, आपको कपड़े टंगे हुए ये कितने का, कहते इतने का है, ओके इतने का कर दो, इतने का कर दो, चलो दे दो, ऐसे ही होता है ना। तो अगर उनकी रसीद, अगर आप रसीदों पे चले जाएंगे ना, तो वो कहते हैं जी अच्छा, वो बड़े पक्के होते हैं, यानी उनके जो खरीदार होते हैं, दुकानदार भी, साइज ऊपर नीचे हो गया वापस करवा जाएगा, मेरी गारंटी वगैरह वगैरह। लेकिन रसीदों का काम शुरू हो गया तो लोग गए। अच्छा, तो एक्टिविटी इसलिए चल रही है, लेकिन उसके नतीजे में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अब देख रहे हैं डीमोरलाइज है लोग, डीमोरलाइज है ना बहुत ज्यादा। अब इस चीज ने कहीं तीन थमना है, जाके कहीं थमना तो है कि डीमोरलाइज क्या बनेगा, लोग 8 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ गया, ये कहां जाके थमेगी चीज? क्या इलेक्शंस की तरफ जाके थमेगी? उसकी तरफ तो जाते हुकूमत भी जाती नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी पूरी कोशिश है कि ये मामला इलेक्शंस की तरफ जाए, जिसकी बेस पे उन्होंने असेंबलियां तोड़ी और जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने जब कहा कि मैं वापस आना चाह रहा हूं तो उन्होंने पार्लियामेंट खत्म कर दी, यहां के वो भी फंस गए, वसीफे मंजूर हो गए, तो वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट सिस्टम हो गया। अब जो भी कुछ अच्छा या बुरा होगा वो इस अरेंजमेंट को अपने ऊपर लेना है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो। देखिए खुदा ना खास्ता कोई कस्टडी के अंदर कोई जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही है और जो हो रहे हैं, पर्चे वर्चे कट रहे हैं, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भी लेनी होगी ना साथ साथ। और क्या इस तरह से इलेक्शन होगा? क्या इस तरह से? तो ये बात, अच्छा मियां साहब के बारे में मैंने पूछा कि मियां साहब की वापसी कब हो रही है, तो मुस्लिम लीग के चाहे वो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हैं, दूसरे ग्रुप के, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी हमें नहीं अंदाजा। तो मरियम नवाज पॉलिटिकल बात होने की कि अभी कोई डेट नहीं, अभी कोई डेट नहीं है, 2-3 हफ्तों की बात हुई, अभी कोई तारीख नहीं है, और शायद वो मतलब देखें पाकिस्तान के हालात, अभी शायद वापस ना आए अभी फौरी तौर पे। तो ये अब एक अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इस अनसर्टेनिटी में 2-3 चीजें चल रही हैं। एक तो क्या, इलेक्शन को रूल आउट भी नहीं कर सकते आप, ये भी हो सकता है कि इतना मुल्क के हालात ऐसे हों कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन अभी इलेक्शन नहीं है इस वक्त कहीं भी, अभी इस वक्त कहीं इलेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी तलखियों में तो इलेक्शन हो नहीं सकता ना, जहां पर वो आप कहेंगे जी नाअहलियत और मुकदमे और केसेस और ये और वो, और दूसरी तरफ से नजर भी आ रहा हो लोगों को कि जी वो बरियत हो रही है और ये सारा हो रहा है। तो या तो ये कि वो सारे सिलसिले रोक दें, या तो स्टेल रुक जाए सारी चीज और फिर आप जाएं एक स्मूथ पार्लिमानी निजाम हो जहां पे एक केयर टेकर बने और फिर आगे इलेक्शन। दूसरी बात ये चल रही है कि जी कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप चीज आ जाए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए। अब वो भी अफवाहें हैं इस्लामाबाद में, मैंने कहा हर किस्म की। और अगर ये सारी चीजें नहीं, ये मसाइल का हल नहीं निकालते सियासतदानों को बैठ के मसाइल का हल निकालना है। अगर सियासतदान मसाइल का हल नहीं निकाल पाते इस वक्त, किसी ना किसी को, यानी इस वक्त जो है दिल बड़ा करके दो हुकुम दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी के 2-3 रहनुमा और मुस्लिम नून के 2-3 रहनुमा शेख रशीद साहब से मिलने चले जाएं थाने में, क्या जाएगा, क्या जाएगा? एक आप देखें ऐसे फजा जो है वो ठंडी हो जाएगी पॉलिटिकल, और आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि कशीदगी बढ़ रही है तो आईएमएफ रुक गया है ना, उधर भी रुक गया है ना मामला, कि वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी, इधर ही गिरफ्तारियां हो रही हैं, इधर ही साथ ही हो रहा है।
तो वो उतनी ही आईएमएफ कह रहा है कि आप हमें बताएं कि आगे इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कौन सी हुकूमत होगी, पॉलिटिकल आपकी ऑपोजिशन किधर है, कल को उनकी हुकूमत आ गई, इलेक्शन हो गया, आपने इलेक्शन ही नहीं कराना, तो ये उनको क्या कहेंगे, हमने इलेक्शन नहीं कराना, जो कह रहे हैं वक्त पे इलेक्शन होगा, जब वक्त पे इलेक्शन होगा तो बताएं क्या होगा, आपने ले लिया इमरान खान को ऑन बोर्ड है, ऑपोजिशन ऑन बोर्ड है, ऐसा तो नहीं वो जीत जाए तो आप वहां गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब मसला ये है सारा, ये तो बात आप आईएमएफ से कैसे कहेंगे, आईएमएफ से कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमें कहा अच्छा इलेक्शन नहीं करवाना, आपने 2 मिनट में आईएमएफ वाले कहेंगे अच्छा ये तो आप जमहूरियत से डीरेल हो रहे हैं। बात ये सारी कि इसको पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करना है। दूसरी बात चल रही है टेक्नोक्रेटिक सेटअप, वो बात भी कहीं फजाओं में ही है, हवाओं में ही है, यानी इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, वो भी वो बस चल रही है हवाओं में। अच्छा, और तीसरी बात जो है वो चल रही है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट हो। अच्छा, वो भी नेशनल गवर्नमेंट कैसे हो, क्यों हो, उसका भी किसी के पास जवाब नहीं, चल रही है अफवाहें। इनको बैठ के आपस में बात करनी है। और इतने देखें, आपने ये देखा ना, कल हमने लाइटन रोड पे बात की इमर्जिंग पाकिस्तान और वो हुसैन हक्कानी साहब, लेकिन आप देखें कि उसमें बैठ गए ना, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब भी बैठे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ मिफ्ता इस्माइल भी बैठे हुए हैं, और मुस्तफ़ा खुकर साहब भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं पार्टियों के सारे, कोई किसी, और जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो वहां पर बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अंदर बैठते हैं, मिलते हैं, कमेटियों में साथ हैं। तो यहां पर कोई जो खून की होती है ना, खून की बाजी जो लगती नजर आ रही है, सर धड़ की बाजी इस वक्त, और ये उस वक्त नजर आ रही है जब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू कि आपका पूरा ध्यान गया पॉलिटिक्स की तरफ, कि रियासत की आईएमएफ सारा आगे पीछे, और उधर वो कोई 1 मिनट होता है। अब गाड़ी में भी जा रहे होते हैं ना, अब कहते हैं यार नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड के लिए पलक झपकते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी खाई में गिरी। और इसी तरह से वो जब कोई ट्रेन का ड्राइवर, इशू ये होता है सारा कि वो 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान इधर उधर हुआ, और वो जो इंतजार कर रहे थे, देखिए एक दिन में तो नहीं प्लान हुआ ना, कई दिनों का प्लानिंग्स होंगी। वो जो आज उन्होंने आईजी साहब ने भी कहा कि जियो फेंसिंग, मुझे एक टीवी को, एक फोन को, सारा इसमें वो बदली लिए, चूंकि बदली है तो उन्होंने कहा कि डिमोरलाइज हैं लोग। अच्छा, लोग सिर्फ पुलिस के, देखें तमाम मुल्क इस साने से डिमोरलाइज हुआ। बिल्कुल है। अगर किसी का उन्होंने तो अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं ना, वहां पर जो तदफीन हुई है, और जो जख्मी हैं, और उसके बाद, लेकिन इसका पूरे मुल्क पे तकलीफ है। और ये जो साथी कश्ती डूब गई, बच्चे डूब गए, बस ये हादसे हो रहे हैं सारा, हमारे अकाबरीन को इसको सूट नहीं करता कि ये मरात अपने लिए लें, ये कहें कि जी हमने काबीना इतनी ही रखनी है, हमने ये एफबीआर इतनी गाड़ियां, अपने ऑफिसर्स को इतना, हम उनको इतना पैकेज देंगे, लेकिन हम आवाम को नहीं दे रहे। अच्छा, हम, यानी मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर जो है, यानी यूटिलिटी स्टोर के अंदर एक अजीब रहा, मैं यूटिलिटी स्टोर जाने का, मैंने आज एक चक्कर लगाया यूटिलिटी स्टोर का, यूटिलिटी स्टोर खाली पड़ा हुआ है। यानी अजीब वहां पे तमाशा है। उसकी वजह यह कि यूटिलिटी स्टोर में उनको सिर्फ सस्ता सामान मिलेगा जिनके पास बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट कार्ड है। वो कार्ड दिखाएंगे तो उन्हें सस्ता मिलेगा। तो एक लाइन लगी, मैंने कहा ये लाइन, मैंने कहा आम लोग नहीं आते यूटिलिटी, तो मुझे कहते हैं आम लोग नहीं आते, वो बाकी सामान तो दूसरे स्टोरों की प्राइस में है। तो मैंने कहा वो सस्ता नहीं है, उन्होंने कहा सस्ता नहीं है, वो तो जिनके पास कहीं नहीं है ना, अवाम के लिए तो रिलीफ किधर है, मतलब अवाम के लिए तो देखे ना जहर भी नहीं है, उसके लिए भी तो आपको केमिकल चाहिए ना, वो एलसीज बंद है, तो जहर कैसे मिलेगा। अच्छा, अब मसला ये है कि वो खुदकुशी करेंगे तो पर से कट जाएगा कि वो जो है, आपको पता है ना, मतलब पुलिस केस है नहीं, 2 जराइम ऐसे हैं जो पूरे हो जाएं तो उनकी सजा नहीं मिलती, और अगर अधूरे रह जाएं तो पकड़े जाते हैं। एक जुर्म है खुदकुशी, अगर कामयाब हो गए तो क्या सजा मिलनी है, मर गए, ठीक है, बाकी तो आखिरत में सवाल होगा। और दूसरा बगावत, तख्ता उलट दिया तो उलट दिया, और अगर पकड़े गए उससे पहले तो पकड़े गए। देखिए ना, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं, एक दफा जनरल फैजली चिश्ती साहब का इंटरव्यू मैंने किया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे पता था, और हमारा जहाज तैयार करा था यहाँ पे, वो जो 10 कोर के थे ना, वो उनका जहाज तैयार करा था। ज़ियाउल हक साहब का कि हमने लगाना है माशाल्लाह, अगर नहीं लग पाया तो जहाज तैयार खड़ा यहाँ से, तो एनीवे। अच्छा, ये मुझे इसलिए ज़हन में आया, मैं इसकी एक बात आपको बताऊं, डॉक्टर साहब एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मैं एक बात कहकर फिर वापस आता हूं। एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई अमेरिका को, इस रीजन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अच्छा। और वही हुई है कि जो फिलिपीन का दौरा किया, फिलिपीन का दौरा किया ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी डिफेंस ने, तो 4 मजीद वहां पे मिलिट्री बेसिस लेने में कामयाब हो गए। ये बहुत हिस्टोरिक, आपको पता है फिलिपीन को फिलिपीन क्यों कहते हैं?
ये स्पेनिश कॉलोनी थी ना, तो यहाँ के स्पेनिश कॉलोनी थी, तो ये 333 साल तक ये स्पेन के अंडर आए। फिलीपीन के जो जज़ायर है 7,000 जजीरे हैं, तो उनके बादशाह का नाम था फिलिप दोयम, उनके नाम पे फिलीपीन है। अच्छा, फिलीपीन का नाम ही उनके नाम पे, किंग फिलिप द सेकंड। अच्छा, वो स्पेन की कॉलोनी थी। जब स्पेन का अमेरिका से फटा पड़ा, ठीक, तो 1898 में ये अमेरिकन कॉलोनी बन गई। अमेरिकन कॉलोनी थी फिलीपीन। फिर 1946 में अमेरिका ने इनको आज़ाद किया, लेकिन कंडीशन ये रखी कि हमारी फौज यहाँ रहेगी, फौज यहाँ रहेगी। और फिलीपीन की जो पब्लिक है उसके दिमाग में अमेरिकन आर्मी की बड़ी बुरी वो है, मेमोरीज बड़ी बुरी हैं, क्योंकि अमेरिकन जब वहाँ पर जब ये मुजाहरे शुरू हुए और वहाँ पर फर्डिनेंड मार्कोस जो डिक्टेटर था, जिसका बच्चा वहाँ पर आ गया है, दोबारा इलेक्ट हो गए हैं उनके साहबजादे, तो फर्डिनेंड मार्कोस जो 1965 से वहाँ पे इक़्तिदार में था, फिर उसने मार्शल लॉ लगा दिया। डिक्टेटर जो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से एमेल्डा मार्कोस के साथ निकल के अमेरिका चला गया था 86 में, और फिर वहीं एग्जाइल में उसकी डेथ हो गई, कई बिलियन डॉलर ले गया था साथ। तो यादगार उनके ज़हन में यादें अच्छी इसलिए नहीं है कि 15,000 यानी वो ट्रूप्स निकाल दिए थे। फिर यहाँ वो गवर्नमेंट्स आ गई थी जो प्रो चाइना हो गई थी बाद में ठीक है। इससे पहले जो प्रो चाइना हो गई थी, तो थोड़ा सा अमेरिकन के लिए उनका, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स जब यहाँ से निकले, अमेरिकन को बाकायदा भेजा गया, उनके सेनेट ने वोट किया कि अमेरिकन छोड़ दें फिलीपीन, यहां से चले जाएं। तो जब चले गए यहां से एक तरह से, तो वो उसमें ये हुआ कि कई अमेरिकन ट्रूप जो थे उनकी शादियां थी वहां पे, अपनी बीवियों को छोड़ के चले गए। 15,000 बच्चे, वो फिलीपीन के अंदर जो है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है। लेकिन कामयाबी उनको इसलिए हासिल हो गई है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर जो उन्होंने, अगर हम इसको मैप को देखें तो पलावान आइलैंड और उसके साथ जो है वो स्कारगाबोरो शॉल, ये दो जगहों पे, ये ताइवान और साउथ चाइना सी, यानी इससे पहले वो जापान में है, यानी एक तरह से आर्क कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट जो बीबीसी भी कह रहा है कि एक आर्क कंप्लीट हुई है, कि नीचे उनको बेसिस और भी नहीं अमेरिका को। अच्छा। ये बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही ऊपर जापान, साउथ कोरिया, तो ये अब, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना फिलीपीन की, इसके ऊपर ये उस तरह से अलाई नहीं है जिस तरह से जापान या साउथ कोरिया अमेरिका के अलाइज हैं। ये यानी प्लस माइनस है। यहां पर भी मुजाहरे प्ले कार्ड वगैरह लेके ऑस्टिन गो बैक वहां पे, हाँ वहां चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि मार्कोस के साहबजादे वहां पर आ गए। मार्कोस जो भागे थे, फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर, तो 1986 में मुल्क छोड़ के भागे थे अपनी अहलिया के साथ, और अमेरिका में जाके उन्होंने पनाह ले ली थी। तो अमेरिका में जाके उन्होंने पनाह ली थी, तो अकीनो इसी दौरान वापस आए थे, उनको गोली मार दी गई थी, उनकी वाइफ खड़ी हो गई थी। बहरहाल अब उनके जो साहबजादे हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। ये थोड़ा सा अमेरिका की तरफ इनका टिल्ट है। इससे पहले जो दूसरे थे वो उनका टिल्ट चाइना की तरफ था, वो प्रो चाइना था। तो वहां पर लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ी हुई अमेरिका को। अच्छा, अब ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा का जो खित्ता है ना, इस पूरे खित्ते की डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि जिसमें एक अब आपका क्या ख्याल है कि ये पैसिफिक में जो हो रहा है, देखिए ना, चाइना है ना, चाइना अमेरिका, एक यहां पर पूरा बेसिस बन रही हैं चीजें, मामलात हो रहे हैं, कौन से ब्लॉक्स में क्या करना है, आपने ये रशिया के साथ ऑयल लेना है, करेंसी कौन सी होगी, वर्ल्ड बैंक, चाइना, बैलेंस कैसे करना है, ये अफगानिस्तान से विड्रॉल जो है वो मतलब किस पीछे कौन था, किसको फायदा हुआ, मतलब उस तरह उनके वजीर ने भी आगे से कह दिया, उनके वजीर खारजा ने भी, कि पाकिस्तान क्यों बात कर रहा है इस तरह से, मतलब और भी हमारे पड़ोसी हैं, और तो कहीं नहीं हो रही दहशतगर्दी। तो अब मसला यह है कि ये इसलिए कि आपका इंटरनेट टर्मोइल इतना था, एक खास जगह पे जाके, ये खुदा जाने क्या मामला है, खास जगह पे जाके आइन खामोश हो जाता है। मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना आइन की, एक तो आइन का, हमारा आइन इंतहाई मुकद्दम है और मैं कोई आइन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तो यह है कि वो जो ज़िया-उल-हक साहब ने कहा था ना कि मोम की नाक की तरह, इधर भी आप इधर भी कर लें, इधर भी कर लें। अब मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब का कुछ नहीं पता, शेख रशीद साहब का पर्चा किधर जाता है, नवाज शरीफ साहब अकामे पे निकले थे, किस पे निकले थे, क्या हुआ, सर पैर वो वापस ही होगा, उसमें ये था, मतलब एक मामा है, वो नहीं थे, करप्शन हुई नहीं मुल्क में, ये हुई है, सब दूध के धुले हैं, फिर पैसे किधर गए, पब्लिक कुछ सर पैर नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि अब इसमें एक खास जगह, लेकिन जो कमाल होता है ना आइन, एक तो कि उसकी तशरीह मुख्तलिफ माहिरीन कानून अलग अंदाज में करते हैं, लेकिन एक खास जगह पर जो आइन खामोश हो जाता है, कहा जाता है, यानी आप देखें ना, आप देखें ना, इलेक्शन 90 दिन में करवाने हैं। हाँ। अच्छा, करवाने हैं, वो कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा, वो कह रहे हैं मैं ये नहीं लिखा कि अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में खामोश है। अच्छा, ये जी मसला।
तो मसला मामला ये सर, सारा फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया कि अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं ये वही ना जी, आर्टिकल 6 तो नहीं आर्टिकल 6 कौन आइन लगा खत्म तस्वुर होगा। नहीं उन्होंने ये आइन बात तो है कही। कहाँ और वो भाई वकील भी हैं। आईनी कौन सी आइन में एक पार्लियामेंट होती है, ये पार्लिमानी निजाम है। हाँ। ये दो असेंबलियां इसमें और है ही नहीं, ऑपोजिशन होती है दो तो असेंबलियां इसमें है ही नहीं। इसमें जो है वो कराची का मेयर नहीं तय हो रहा इतने दिनों से कि कौन बनेगा। सर बिल्कुल अभी अचानक गायब हो गए ना कराची के मेयर, बिल्कुल खामोशी मुझे खामोशी छा गई ना भाई। मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि इतना यानी एक इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन एक जगह नहीं हो पाया एक सूबे में, और उसके बाद जो है वो यानी साथ ही ये सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा हो गया। अब इसमें आइन जो है वो अल्टीमेटली जा रहा है अदालतों के पास फैसले, लेकिन अदालतें भी एक हद तक लेंगी ना। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि सियासी फैसले अदालतें कई फैसलों को भेज चुकी है ना। अब सियासी मामलात को अदालत में ना लेकर आए, इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं। पार्लियामेंट में लेके जाए, पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, आईएमएफ भी पूछ रही है कि अगर अगले इलेक्शन हो गया और अगली हुकूमत इमरान खान की आ गई तो आप जो शरायत तय कर रहे हैं इमरान खान उस पर ऑन बोर्ड होंगे नहीं होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब वापिस जाने लगे थे पार्लियामेंट में, एक मौका अच्छा था कि वो पार्लियामेंट में जाते और कहते कि हाँ आईएमएफ से निकलने के बगैर, भाई शौकत तरीन कहते ना, शौकत तरीन या बाकी लोग कहते कि भाई वो हम ठीक है हम इसको कैरी करेंगे, बड़ी मुश्किल से रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम होते तो थोड़ा सा बुरा भला कह के इसाकदार साहब को, लेकिन वो बढ़ता मामला आगे। अब मसला ये कि पार्लियामेंट वो आईएमएफ पूछ रही है कि भाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और अगली हुकूमत ने अगर ये माहदा तोड़ दिया 3 महीने बाद क्या होगा, यहाँ अटका होगा। अब फिर वो बिल उनका, तो ये एक जगह पे जाके मैंने कहा ना स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हुकूमत अगर ये समझ रही है, और हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातें अगर मिलके ये फैसला कर रही हैं कि हमें एक साल आगे इलेक्शन इसलिए कर दिया जाए कि इमरान खान खड़े हैं सामने और उनकी मकबूलियत खत्म होगी जब, तो फिर हम इलेक्शन में उतरेंगे। तो अगर नहीं हुई 5 साल खत्म तो फिर क्या करेंगे? और खुदा ना खास्ता दरमियान में देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन सियासतदानों को बैठना है, नहीं बैठेंगे तो ऑलरेडी मामलात अदालतों में है। सर बहुत शुक्रिया। अदालतें भी नहीं तय करेंगी मामलात को तो मामला फिर कहीं और चला जाएगा, बहुत शुक्रिया, और मुकम्मल तौर पे जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।